हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने इस सीरीज़ का 2 वीडियो कर लिया है दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम 2025 का। आज का जो वीडियो है वो तीसरा वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम लोग डेली 30 प्रश्न का रिवीजन करते हैं और MCQ के थ्रू जो है पूरा सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। इन 30 प्रश्नों में हम लोग अभी जो चल रहा है वो 2 सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं और एक करंट अफेयर्स। दोनों सब्जेक्ट में एक पॉलिटी है जिससे हम लोग 12 प्रश्न करते हैं, इसके बाद हिस्ट्री है, इसके बाद हम लोग इसमें 12 प्रश्न करते हैं और फिर करंट अफेयर से हम लोग 6 प्रश्न करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक हम पहले हिस्ट्री करेंगे, इसके बाद पॉलिटी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मोटिवेशन दे दीजिए ताकि हम आपके लिए ये प्रोग्राम लाते रहें, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शनल टेस्ट है, इसके बाद हम लोग जब फुल लेंथ टेस्ट होगी तो वो भी हम लेके आएंगे आपके पास, ठीक है। पूरे 100 प्रश्नों का टेस्ट भी आपके पास हम लेके आएंगे जिसमें फुल लेंथ टेस्ट होगी। तो फुल लेंथ टेस्ट करीब आपको 20 टेस्ट हम फुल लेंथ करवाएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस का करवाएंगे, ठीक ना। कुछ उसमें से टेस्ट जो है पूरे के पूरे पॉलिटी का रहेगा, जिसमें से 100 के 100 प्रश्न पॉलिटी के रहेंगे और करंट अफेयर्स के रहेंगे। फिर इसी तरीके से हिस्ट्री के रहेंगे, सिविक्स के रहेंगे, पॉलिटी के रहेंगे, इसके बाद साइंस टेक का रहेगा, इकोनॉमी का रहेगा, गवर्नेंस का रहेगा, जितनी भी योजनाएं जा रही है केंद्र सरकार की और जो महत्वपूर्ण योजनाएं अन्य राज्य सरकारों की हैं उनकी, तो वो सब भी करेंगे। तो अभी शुरुआती पीरियड है तो जिसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो 1857 के विद्रोह से है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विद्रोह मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था, जबकि दक्षिणी भारत काफ़ी हद तक अप्रभावित रहा था। तो जानते हैं कि 1857 का जब विद्रोह था ये मेरठ से शुरू होकर के, बंगाल से शुरू होकर के मेरठ तक, और इस जो एरिया है हमारा भारत का, यदि हम यहाँ पे ड्रॉ करें भारत का नक्शा तो उस समय तो ये पूरा था, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हमने ड्रॉ किया है। तो केवल जो था ये उत्तरी भारत में और थोड़ा सा पूर्वी भारत बिहार तक जो है ये यहाँ सीमित हो गया था, ठीक है। वहाँ दक्षिणी भारत जो है लगभग अप्रभावित रहेगा, थोड़े बहुत छोटे मोटे हुए थे वहाँ पे विद्रोह। तो पहला कथन इसलिए हमारा सही हो जाता है कि विद्रोह मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था, जबकि दक्षिणी भारत काफ़ी हद तक अप्रभावित रहा था। दूसरा कथन कह रहा है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत एक प्रमुख राजनीतिक शिकायत थी जिसके कारण विद्रोह हुआ था। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत भी क्या था, एक जो है प्रमुख राजनीतिक कारण थी जिसके कारण से भी क्या हुआ था, व्यक्तिगत का सिद्धांत आया था, ठीक है। जिसमें क्या किया जाता था, कोई प्राकृतिक यदि उत्तराधिकार किसी राजा का नहीं होता था, प्राकृतिक उत्तराधिकार का मतलब उसका स्वयं का पुत्र नहीं होता था, तो कोई क्या करता था, गोद ले लेता था। तो गोद लेकर के जो उत्तराधिकार बनाया जाता था तो कहा वो नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, उसका उत्तराधिकार ख़त्म करना होगा और राजा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा उस वंश के बाद, उस वंश का, और ये ब्रिटिश भारत में मिल जाएगा। तो इसलिए जो है ये कथन भी सही हो जाता है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है एक प्रमुख राजनीतिक शिकायत थी जिसके कारण विद्रोह हुआ था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला के शासकों और कश्मीर के महाराजा ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो ये कथन भी सही है। उस समय जो बड़े थे वो अंग्रेज़ों से अपना संबंध खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जो है वो, या फिर उनको अंग्रेज़ों के साथ रहने में लाभ मिल रहा था तो उन्होंने नहीं साथ दिया। जो निम्न मध्यम वर्गीय ये विद्रोह हुआ था उनका, ठीक है। तो तीनों ही कथन इसमें सही है, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। जरा इनका हम विश्लेषण देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारक एनफील्ड राइफल और उनके चर्बे युक्त कारतूसों का प्रचलन था।
जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक भावनाओं को गहरा ठोस पहुंचा था। ठीक है। विद्रोह भौगोलिक रूप से उत्तरी और मध्य भारत तक सीमित था, जिसमें दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी जैसे क्षेत्र प्रमुख केंद्र था। दक्षिणी भारत में कोई विशेष असंतोष न होने के कारण यह क्षेत्र काफ़ी हद तक अप्रभावित रहा था। काफ़ी हद तक अप्रभावित रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ था, विद्रोह हुआ था पर बहुत ही छोटे मोटे स्तर पर। डलहौजी का जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, उसी के सिद्धांत से बहुत सारे जो है राजे महाराजे भी नाराज थे, तो ये भी जो है उनका एक कारण था विद्रोह का। तो प्राकृतिक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में भारतीय शासकों को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। इस नीति के व्यापक आक्रोश उत्पन्न किया और विद्रोह के पीछे एक प्रमुख कारक बन गया था। यद्यपि विद्रोह की शुरुआत जो है सिपाहियों की द्वारा की गई थी, लेकिन जल्द ही इससे भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग जो है जुड़ गए थे, जैसे कि उसमें किसान थे, जमींदार थे, कारीगर थे। जमींदार मतलब बहुत बड़े जमींदार नहीं, जो मध्यम वर्गीय जमींदार है वो। ब्रिटिश नीतियों के कारण पीड़ित जो इतने अपदस्थ शासक होते थे, जिनका शासन चला गया था, वो सभी इसमें शामिल हुए थे। अधिकांश भारतीय शासकों ने न केवल आंदोलन में शामिल होने से परहेज किया, बल्कि अक्सर सक्रिय रूप से अंग्रेजों का समर्थन भी करता था, कि बता देता था कि यहाँ जो है विद्रोही छुपे हुए हैं, तो इस तरीके से उनको बता दिया जाता है। या विद्रोही कहना उचित नहीं है, उनको फ्रीडम फाइटर हम लोग अब चूँकि मान चुके हैं, तो फ्रीडम फाइटर ही कहेंगे। ठीक है। तो दूर रहने वालों में ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला के सिंध के शासक, पटियाला और सिंध के जो शासक थे वो, और विभिन्न सरदार जो है कश्मीर के महाराजा जैसे उल्लेखनीय हैं, ये सब नहीं साथ दिए थे। ठीक है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या था? तो पहला कथन कह रहा है कि इसने पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब पिट्स इंडिया एक्ट इससे पहले आता था कंपनी के शासन के तौर में, तो उसमें अलग अलग जो प्रावधान अलग अलग पिट्स इंडिया एक्ट में किए जाते थे। तो जो दोहरी सरकार चलती थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है, और इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक कॉरपोरेट इकाई के रूप में स्थापित किया, जिसमें विशेष रूप से इंग्लैंड में मुकदमा चलाने की क्षमता थी। तो देखिए दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि इसमें कह रहा है कि विशेष रूप से इंग्लैंड में मुकदमा चलाने की क्षमता थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लैंड और भारत दोनों जगह मुकदमा चलाया जा सकता था। तो जब इनको समाप्त किया गया तो इसमें जो प्रावधान किया गया था कि अब जो शासन चलेगा वह ब्रिटिश क्राउन के नाम से चलेगा, मतलब कि जो ब्रिटिश की रानी होती थी उस समय की, उनके द्वारा चलेगा शासन। ठीक है। इसके बाद एक भारत सचिव के पद का गठन किया गया, भारत सचिव, भारत राज्य सचिव, ठीक है, के पद का गठन किया गया। इस पद को सहायता देने के लिए एक 15 सदस्य जो है एक काउंसिल की गठन की गई। ठीक है, सहायता काउंसिल, सहायता परिषद की गठन की गई। तो ये जो परिषद जो है वो मुकदमा चलाता था, तो वो मुकदमा इंडिया और यानी कि भारत और इंग्लैंड दोनों जगह चला सकता था। ठीक है। तो दोहरी सरकार को ख़त्म कर दिया गया और एक ब्रिटिश सरकार के अंदर में लाया गया। तो ये कथन एक जो है सही है। ठीक है। तो अब महारानी के नाम पर शासित किया जाता था, और भारत के गवर्नर जनरल का शीर्षक जो है वायसराय ऑफ इंडिया में बदल गया था। अब गवर्नर जनरल नहीं, अब कौन बन रहा था? वायसराय बनने लगा था। ठीक है, जिससे वह ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग इस नई प्रणाली के तहत भारत के पहले वायसराय बने थे। तो पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के विघटन के साथ जो है दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले दो तरह की बनाई गई थी कमेटी, जिसमें से एक को नियंत्रण बोर्ड कहा जाता था, जो कंपनी का नियंत्रण बोर्ड था, और एक जो है निदेशक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है, तो दो बोर्ड्स चल रही थी। उन दोनों के द्वारा जो है एक विधायी शासन करता था, एक विधायी मतलब नियम कानून बनाता था, और एक क्या करता था? कार्यकारी प्रमुख होता था। ठीक है। तो एक नया पद भारत के राज्य सचिव भारतीय प्रशासन और पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ बनाया गया। राज्य सचिव जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, और ये कहाँ से जिम्मेदार होता था? ये ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, न कि भारत के लोगों के प्रति। इसको सहायता देने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। यह परिषद क्या था? एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता था। मतलब ये राज्य सचिव को सलाह देते थे
कि क्या कार्य किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और राज्य सचिव इनके क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे इस परिषद के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का गठन जो है एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में किया गया था, जिसको भारत जो है वो ख़त्म कर दिया गया। भारत और इंग्लैंड दोनों में मुकदमा करने और उस पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकार दिया गया था, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल का मतलब ये 15 सदस्य जो कमेटी थी वो, ठीक है। दूसरे सेक्रेटरी को, नियंत्रण बोर्ड को ख़त्म किया गया था, माफ़ कीजिएगा, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को ख़त्म किया गया था, ठीक है। उसको हटा करके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का गठन किया गया था। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह कार्य करता था। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नरमपंथी और चरमपंथी विचारधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरमपंथियों ने विशेष रूप से संवैधानिक तरीकों के उपयोग की वकालत की थी। तो ये कथन सही है। नरमपंथी जो है विशेष तौर पे संवैधानिक तरीकों का उपयोग करता है ना, जैसे कि गुहार लगाना, प्रार्थना करना और अपने विचार जो है वो पत्रों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना, अंग्रेज सरकार तक, ठीक है। चरमपंथियों ने स्वराज को भारत की समस्याओं के अंतिम उपाय के रूप में देखा। चरमपंथी चाहते थे कि हम अंग्रेज को क्या करें, सीधे सीधे ख़त्म कर दें और हटा दें उनको सत्ता पर से। और ये जो है चरमपंथी भारत को एक स्वराज के रूप में स्थापित करना चाहते थे कि हम अपना शासन लाएं, ठीक है। तो ये भी सही है। नरमपंथियों ने अपनी वैचारिक प्रेरणा पश्चिमी राजनीतिक विचारों और यूरोपीय इतिहास से प्राप्त की थी। तो ये भी कथन से नरमपंथियों में जो लोग थे वो लोग क्या थे, तो बहुत ही उच्च वर्ग से आते थे और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो इंग्लिश में हुई थी, अंग्रेजी माध्यम में हुई थी। तो वो लोग यूरोपीय विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन लोगों का मानना था कि यूरोप के लोग जो हैं, जो इंग्लैंड में ब्रिटिश रहते हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जो भारत में रूल किया जा रहा है वो ख़राब है, वही सिर्फ गलत कार्य या फिर हमें परेशान करते हैं या उपनिवेश बनाए हुए हैं, ठीक है। और वहाँ के लोगों को ये सही रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करते हैं। तो उन लोगों का ये विचार था, वो यूरोपीय इतिहासों से, यूरोपीय जो है राजनीतिक विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों ही कथन सही हैं, ठीक है। तो जो नरमपंथी होता था उसका सामाजिक आधार क्या था, तो ये उच्च मध्यम वर्गों के से आते थे और जमींदार हुआ करते थे, ठीक है। इनकी जो वैचारिक प्रेरणा होती थी यूरोपीय इतिहास से प्रभावित होती थी और पश्चिमी उदारवादी विचार से भी प्रभावित होती थी, ठीक है। वहाँ के विचारक चिंतक जो थे उनको वो मानते समझते थे। तो वो लोग चाहते थे कि हमारा जो आंदोलन है वो हमारा क्या आंदोलन है, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों तक ही सीमित रह जाना चाहिए, आम लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ब्रिटिश भूमिका में विश्वास करते थे वो लोग। उन्होंने भारत में इंग्लैंड के भविष्य मिशन में विश्वास रखा था, ठीक है। संवैधानिक तरीकों के लिए विशेष रूप से वकालत की और ब्रिटिश कौन के प्रति जो है वफादारी व्यक्त करते थे वो लोग, ठीक है। जो चरमपंथी थे, उग्रवादी थे, वो उनका जो सामाजिक आधार था वो चरमपंथियों को मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में शिक्षित मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग जो है के लोग थे, उनका समर्थन प्राप्त होता था, ठीक है। इनका जो वैचारिक प्रेरणा आता था वो भारतीय सांस्कृतिक विरासत और हिंदू पारंपरिक प्रतीकों से आता था, भारतीय इतिहास को पढ़ करके आता था। तो उन्होंने स्वराज को भारत की समस्याओं के अंतिम समाधान के रूप में देखा। यदि भारत पर हमारी शासन होती है, भारत के लोगों की शासन होती है, तो सारी समाधान हो जाएगी, ठीक है। इनका जो प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी की अस्वीकृति है, इन्होंने अस्वीकार कर दिया था कि ऐसा नहीं है कि वहाँ के अंग्रेज अच्छे हैं और यहाँ के अंग्रेज बुरे हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरे का शासन ही क्या है, वो गलत है। तो उन्होंने जो है अंग्रेजों की इस धारणा को भी एक भ्रम मानते हुए खारिज कर दिया कि भारत में एक भविष्य मिशन है, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलक ने सहमति की आयु विधेयक का विरोध किया क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 10 से बढ़ाकर 18 वर्ष करने की वकालत की थी। तो ये गलत है। तिलक ने जो है विवाह उसका सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट की आयु का विधेयक का विरोध किया था। वो लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वो 10 से बढ़ाकर 12 करना चाहते थे, वो 18 वर्ष नहीं करना चाहते। और वो चाहते थे कि ये भारतीयों के द्वारा किया जाए, ठीक है। तो तिलक भी जो है चरमपंथी नेता थे, तो वो चाहते थे कि ये भारतीयों के द्वारा किया जाए, न कि ब्रिटिशों के द्वारा किया जाए। ये ब्रिटिशों का भारतीय समाज में वो हस्तक्षेप गलत मानते थे, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। कह रहा है कि स्वराज शब्द को पहली बार 1905 में बनारस कांग्रेस सत्र में पेश किया गया था और समझाया गया था।
तो देखिए बनारस कांग्रेस सत्र में जो है 1905 में जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने पत्र में स्वराज नहीं स्वशासन का जिक्र किया है। हालांकि अर्थ इसका स्वराज ही होता है, पर यहाँ स्वशासन का जिक्र किया गया है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द में जो है का खेल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोनों ही कथन क्या है, गलत हैं। डी इसका उत्तर हो जाएगा। व्याख्या हमने कर दी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको एक्सप्लेन करें तो जैसे दिया गया है इसमें, दिसंबर 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उग्रवादियों को रियायत देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लक्ष्य को क्या किया, स्वराज या स्वशासन के रूप में परिभाषित किया, जो यूके यानी और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के उपनिवेशों के समान था। स्वराज शब्द जो है पहली बार पेश किया गया था, इसके सटीक अर्थ को स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था। ठीक है, शब्द जरूर पेश किया गया था 1906 में, पर इसके अर्थ को नहीं पेश किया गया था, जिससे नरमपंथी और चरमपंथी दोनों अलग अलग व्याख्याओं की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, तिलक ने सहमति की आयु जो है विधेयक का विरोध किया, जिसमें लड़कियों के लिए विवाह की आयु 10 से कितने तक, तो 12 वर्ष करने का प्रस्ताव किया था। उनकी जो प्राथमिक आपत्ति थी वह इस तरह से थी कि सुधार विदेशी शासन के तहत लाए जाने की बजाय स्वशासित लोगों से आने चाहिए। तो वो चाहते थे कि स्वशासित लोगों से सुधार आए। ठीक है, इसलिए वो भी कथन गलत हो जाता है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं की तुलना में हिंदू मतदाताओं के लिए कम आय योग्यता भी रखी गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम मतदाताओं की तुलना में हिंदू मतदाताओं के लिए कम आय योग्यता भी रखी गई थी, तो ये कथन सही है। ठीक है, इंपीरियल विधान परिषद में 27 निर्वाचित गैर आधिकारिक सीटों में से कुछ सीटें मुसलमानों, ब्रिटिश पूंजीपतियों और जमींदारों के लिए आरक्षित थी, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो दूसरा कथन तो सही है। पहला में क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते, चूँकि इन्होंने गलत किया है। तो पहला कथन में कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं की तुलना में हिंदू मतदाताओं के लिए कम आय योग्यता भी रखी गई थी। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, यहाँ मतदाता नहीं है। देखिए उसमें जो 1909 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसमें जो किया गया था, उसमें क्या किया गया था कि उसमें जो है पहले तो चुनाव लाया गया, और चुनाव में जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, टोटल जो है 69 सीट बनाए गए थे, आई थिंक 69 ही होना चाहिए, 69 सीट बनाए गए थे। ठीक है, तो इन 69 सीटों में से जो है इसको दो पार्ट में बांट दीजिए आप, जिसमें से कितने, तो 32 जो है गैर सरकारी और 37 जो है वह सरकारी अधिकारियों के थे। ठीक है, तो 37 सरकारी अधिकारियों के और 32 गैर सरकारी अधिकारियों के। इन 32 को आप फिर दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। इन 32 में से जो 27 सीट थे, ठीक है, और 5 सीट थे, तो ये 5 सीट जो है वह ब्रिटिश जमींदारों के लिए जो है वह नहीं 5 सीट उनके लिए नहीं, 5 सीट किनके लिए, हाँ 5 को जो है नामित किया जाना था, उनको चुनाव नहीं किया जाना था। 5 सीट जो है वह नामित किया जाना था। ठीक है, 5 सीट को नामित किया जाना था, और 27 में से जो है इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, जिसमें से 13 को ये आम आदमी के लिए थे, मतलब सभी उस पर लड़ सकते थे। 8 जो है मुसलमानों के लिए आरक्षित किए गए थे। ठीक है, और 4 जो है 4 सीट जो है वह सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए आरक्षित की गई थी। ठीक है, 4 सीट किसके लिए, तो ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए आरक्षित की गई थी, और 2 सीट जो है वह भारतीय जमींदारों के लिए आरक्षित की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया था। तो केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन तो पेश की गई थी, जो भारत के लिए अत्यधिक हानिकारक कदम था। इसमें जो है सीटों का इस तरीके से बंटवारा किया गया, वो हमने आपको समझा दिया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था।
ठीक है। और मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय योग्यता जो है हिंदू मतदाताओं की तुलना में कम निर्धारित की गई थी। तो मुस्लिम मतदाताओं की आय जो है वो कम थी और हिंदू मतदाताओं की आय अधिक थी। ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि तुलना में हिंदू मतदाताओं के लिए कम आय योग्यता भी रखी गई थी, तो ये गलत है। तो हिंदू के लिए कम नहीं था, मुसलमानों के लिए कम आय योग्यता था। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1908 में ढाका अनुशीलन द्वारा रास बिहारी बोस के तहत बर्रा डकैती का आयोजन किया गया था। ये गलत है। ये जो बर्रा डकैती का आयोजन किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा नहीं, ठीक है। ये किनके द्वारा किया गया था? पुलिन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये किया गया था पुलिन दास के द्वारा। तो ये कथन गलत है। युगांतर पार्टी ने टैक्सी और नौ डकैतियों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित किया, जिसका उद्देश्य भारत जर्मन षड्यंत्र को अंजाम देना था। तो ये कथन सही है, दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अब एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 1908 में जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंककर जो है गलती से दूसरे को निशाना बनाकर जो है कुख्यात स्वेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। ठीक है। उसी वर्ष क्रांतिकारी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए पुलिन दास ने के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति जो है द्वारा जो है बुर्रा डकैती का आयोजन किया गया था। ये लोग क्या करते थे, इन्हीं डकैतियों के माध्यम से अपने फंड जो है वह रेज करते थे। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जो है 1912 में वायसराय हार्डिंग पर एक साहसी बम हमले की योजना बनाई थी। ठीक है, तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने 1912 में वायसराय हार्डिंग पर एक साहसी बम हमले की योजना बनाई थी। इसके अतिरिक्त जो है युगांतर पार्टी जो है वह भारत जर्मन षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक श्रृंखला के माध्यम से वित्त पोषित कर रहे थे, और उनका जो वित्त पोषित है वो नौ डकैती या टैक्सी कैब के माध्यम से होता था। वो नावों को लूटते थे। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इंडिया होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है तिलक ने अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मुख्यालय बेलगाम में स्थित था। ये गलत है। बेलगाम में मुख्यालय स्थित नहीं था, मुख्यालय कहाँ था तो पूना में, और उस समय का पूना और अभी का पुणे। ठीक है, बेलगाम में पहली सभा हुई थी। तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन था उसकी पहली सभा कहाँ हुई थी? बेलगाम में हुई थी। तो ठीक है, तो बेलगाम में पहली सभा हुई थी और पूना में उनका मुख्यालय था। एस आर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में अपना कैसर हिंद पुरस्कार त्याग दिया था। तो कैसर हिंद पुरस्कार उनको नहीं मिला था। उनको पुरस्कार कौन सा मिला था? उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ठीक है, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो ये भी कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है, तो होम रूल लीग में जो है अप्रैल 1916 में बनाए थे तिलक महोदय ने, और इनका जो विस्तार था, मुख्यालय था, वो पुणे में था। ठीक है, बेलगाम में क्या हुआ था? तो बेलगाम में अपनी पहली बैठक आयोजित किए थे इन लोगों ने। ठीक है, पूरे मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैले हुए थे, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में। ठीक है, लेकिन उस समय बॉम्बे में इनका जो है आंदोलन नहीं था। 6 शाखा जो है होम रूल लीग के तिलक वाले गुट की, ठीक है, की बनी थी। इनका 3 मांग था। 3 मांगों में पहला मांग था स्वराज का, दूसरा मांग था भाषाई राज्यों के निर्माण का, और तीसरा मांग था शिक्षा का। ठीक है, कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को स्थानीय भाषा में किया जाए। एनी बेसेंट का जो लीग थी वो 1916 सितंबर 1916 में बनती है, और इसका जो मुख्यालय होता है वो अब के चेन्नई में और उस समय के मद्रास में होते हैं। यह बॉम्बे शहर में भी था एनी बेसेंट का लीग। ठीक है, और मतलब उनका समिति एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट के टाइम में क्या था कि कोई भी 3 लोग मिल करके समिति का खोल सकता था, लीग जो है स्थापित कर सकता था। कोई भी 3 लोग मिल करके जो है लीग स्थापित कर सकता था। इसीलिए इनका जो है करीब 200 शाखाएं स्थापित हो चुकी थी पूरे भारत में, दक्षिण भारत में खास कर तौर पर। ठीक है, और इनके जो महासचिव थे वो अरिंडोल
साहब थे, और तथा इनके प्रमुख योगदानकर्ता जैसे BW वाडिया और CP स्वामी अय्यर भी थे। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है कठोर दमन किया था एनी बेसेंट के लीग को, और विशेष रूप से मद्रास में जो है वहाँ पे जो छात्र जो है वह राजनीतिक मीटिंग नहीं कर सकते थे, इस तरह का प्रतिबंध भी लगा दिया था। जून 1917 में एनी बेसेंट, BP वाडिया और जॉर्ज अरिंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो है पूरे देश भर में विरोध होता है, और एक नाटकीय विद्रोह में जो है सर S सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देता है। तो इनकी कौन सी उपाधि मिली थी? नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ठीक है, आइए कह रहा है कि लखनऊ समझौता 1916 की संयुक्त मांगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लखनऊ समझौता में क्या क्या हुआ था 1916 में, उन पर कह रहा विचार कीजिए। तो वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए। तो ये कथन गलत हो जाता है। यहाँ कह रहा है सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए, ऐसी मांग नहीं की गई थी, वहाँ की गई थी आधे सदस्य की। इसकी तो आधे सदस्य की मांग की गई थी कि आधे सदस्य जो है वो भारतीय होने चाहिए। दूसरा कथन कह रहा है इसमें कि भारत के लिए राज्य सचिव का वेतन ब्रिटिश ट्रेजरी वहन द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए, जितना भी भारत सचिव का वेतन हो, चाहे किसी का पेंशन भी हो ना, हर अधिकारी का, वो भारत उठाता था उसका खर्च। चाहे वो ब्रिटेन में भी रहता था तो इसका खर्च जो है वो भारत पे डाल दिया जाता था। तो 1916 के अधिवेशन में कहा गया कि उसका खर्च कहाँ से होना चाहिए, तो भारत सचिव का वेतन जो है वो ब्रिटिश ट्रेजरी से होना चाहिए, न कि भारत के से। ठीक है, कि ब्रिटिश उसका खर्च करे, क्योंकि वो भारत में नहीं होते थे, वो ब्रिटेन में ही रहते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता होता है। संयुक्त मांगे इस प्रकार रहती है, क्या क्या रहती है संयुक्त मांगे, तो यथाशीघ्र भारतीयों को स्वशासन प्रदान करने की मंशा घोषित करें सरकार। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर प्रतिनिधि विधानसभाओं का विस्तार किया जाए। इसी के तहत जो है वह बनाया भी गया था, जिसमें निर्वाचित बहुमत और अधिक शक्तियाँ हो। विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए। भारत के राज्य सचिव का वेतन जो है किस निधि से जाना चाहिए, तो भारतीय निधि से नहीं, बल्कि कहाँ से, तो ब्रिटिश ट्रेजरी से जाना चाहिए। ठीक है, वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों के आधे सदस्य कितने होने चाहिए, आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए। ठीक है, तो पहला और दूसरा गलत था, दूसरा सही था, पहला गलत था। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये कथन सही है, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और 1962, 67 और 69 में जो है बना भी। ठीक है, इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति से अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ठीक है, इसने जो है वायसराय को आपातकाल के दौरान कह रहा है कि विधान परिषद की सहमति से अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। तो ये गलत कथन है, का इसमें अधिकार दिया गया था कि बिना सहमति के भी आप जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अधिकार वायसराय को दे दिया गया था कि बिना सहमति के, बिना सहमति के। ठीक है, इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो, ये कुछ नहीं है, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो 1 और 3 इसका सही है, इसका उत्तर सी होना चाहिए। देखते हैं क्या उत्तर है, सी ही उत्तर है। ठीक है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब में क्रमशः 62 में, 1886 में और 1897 में, ठीक है, उधर मैंने कुछ गलत बोल दिया था डाटा, तो 62 में, 1862 में, 1886 में, 1897 में स्थापित की गई थी विधान परिषदों को। ठीक है, दूसरे पाते हैं, करें वायसराय को परिषद के व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। औपचारिक रूप से 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने जो है एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, उनको मान्यता दे दिया गया था। ठीक, इसके अतिरिक्त वायसराय को आपातकाल के दौरान परिषद के मंजूरी के बिना, है ना, मंजूरी के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान शैक्षिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान शैक्षिक सुधार क्या क्या हुए? स्वदेशी आंदोलन कब हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन हुए थे 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। चलिए, तो कह रहे अरविंदो घोष के नेतृत्व में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये सही कथन है। अरविंदो घोष के नेतृत्व में जब बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, स्थानीय भाषा में शिक्षाओं का देना प्रारंभ किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसी परिषद के तहत जो है व्यवस्था की गई कि इसमें जो है राजनीतिक शिक्षा, ठीक है, आर्थिक शिक्षा और प्रौद्योगिकीय शिक्षा, सारी तरह की प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की शिक्षा भी देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। तो ये भी कथन क्या है? सही है। तो तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान शैक्षिक कार्यक्रम क्या क्या होता है? टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरित होकर के क्या किए थे? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किए थे और अरविंदो घोष जो है उसके प्रिंसिपल बने थे। इससे पूरे देश में राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों को उदय होने का मार्ग मिल गया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया ताकि राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप और भारतीय नियंत्रण में साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए। ठीक है, साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए। इसी में राजनीतिक भी था। स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई और अधिक तकनीक, उन्नत तकनीक जो है का अध्ययन करने के लिए छात्रों को जापान भेजने के लिए फंड भी जुटाया गया। ठीक है, फंड का भी व्यवस्था किया गया, जुटाया गया। करें निम्नलिखित में से किसने तमिल भाषा में राष्ट्रवादी गीतों के संग्रह स्वदेशा गीतंगल, स्वदेशा गीतंगल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गीत की रचना की। तो कौन थे? वो थे सुब्रमण्यम स्वामी सुब्रमण्यम भारती, सी सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, देखिए स्वदेशा गीतंगल जो है राष्ट्रीय गीत का एक पुस्तक है जो तमिल में लिखा गया है। ये देशभक्ति गीतों का एक संग्रह है जो प्रसिद्ध कवि कौन? तो सुब्रमण्यम भारती ने द्वारा रचित है। इनका जन्म जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जिले में हुआ था। वर्ष 1908 में प्रकाशित 2 भाग संग्रह में 54 गीत इसमें शामिल किए गए थे। प्रत्येक भारत की स्वतंत्रता और भारत के माता के उत्सव के विषयों पर केंद्रित है। पूरे संग्रह में एकता का आह्वान बार बार दोहराया जा रहा था जो भारतीय के एकजुट और स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा गठित संगठनों के संबंध में कह रहा है कि विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार को प्रोत्साहित करने के लिए के उद्देश्य से स्वदेश बंधन समिति की स्थापना की गई थी। कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा गठित जो है कह रहा है कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के प्रोत्साहन करने के लिए स्वदेश बंधन समिति, एक समिति बनाया गया था, स्वदेश बंधन समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि स्वदेशी संगम का गठन भारतीय उद्योगपतियों के समूह द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन क्या है? गलत है। ये देखिए स्वदेशी संगम का जो स्थापना की गई थी वो दक्षिण भारत में की गई थी और उसमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ने वो लोगों को जुटाने के लिए यह बनाया गया था कि संगम आइए, सभी लोग जुटिए, मिलिए, स्वदेशी आंदोलन में भाग लीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, केवल एक। चलिए व्याख्या देखते हैं। कह रहे कि अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की दृष्टि से स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। किसने? तो अश्विनी कुमार दत्ता ने। 1908 में ब्रिटिश सरकार ने समिति और पूरे भारत में इसकी 175 शाखाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए पहले कथन क्या होंगे? सही है। दूसरा कथन में कह रहा है कि स्वदेशी संगम का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो भारतीय उद्योगपतियों के समूह द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए क्या था? तो ये गलत है, भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नहीं हुआ था, ये वकीलों के कुछ समूह के द्वारा हुआ था। इनमें जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में
V.O. चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा वकीलों के एक अन्य ने स्वदेशी संगम का गठन किया, जिसने स्थानीय जनता को जुटाया और प्रेरित किया। ठीक है, तो ये वकीलों के समूह थे। चलिए, अब यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त होते हैं और पॉलिटी के प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, पॉलिटी के प्रश्न में जो आज का टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो ये दो टॉपिक हैं। ठीक है, आइए, तो पहला कह रहा है मौलिक अधिकारों के संबंध में विचार करना। पहला कह रहा है वे पूर्ण होते हैं और किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकते हैं, तो ये गलत है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, कभी एब्सोल्यूट नहीं है, उसको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, केवल जो है आर्टिकल, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो जीवन का अधिकार है उसको, और एक आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 चलिए, दूसरा कह रहा है कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति होती है, बशर्ते वह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन न करे। तो ये कथन सही है। संसद मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है, तो संशोधित कर सकती है, लेकिन वह संविधान के जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था किसमें, तो केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में, भारतीवाद में, और ये आया था 1973 में। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि जो है वह संविधान का मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वे राज्य के विरुद्ध लागू करने योग्य होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारों को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। मूल अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध लागू किया जाता है, यानी कि आपको आर्टिकल 19 के तहत जो है ये अधिकार है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले। तो यदि नहीं मिल रहा है तो आप आर्टिकल 19 के तहत ये अधिकार मांग सकते हैं राज्य से। लेकिन वहीं पर कहीं पर कोई किसी के धर्म का, स्वतंत्रता का अधिकार कोई ब्रीच कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति के भी ये अधिकार लागू हो सकते हैं कि आप जो है किसी और के धर्म का, ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति के धर्म का, या बी जो है ए व्यक्ति के धर्म का भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये दो कथन सही है, 2 और 3 सही है। ठीक है, ये आर्टिकल किससे, तो आर्टिकल 25 से आ जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता किस में है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, तो 25 से 28 के बीच में ये आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। तो मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, संविधान में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। उदाहरण दिया हुआ है कि अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार को संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप राज्य के खिलाफ बोलिए, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आपका बोलने का अधिकार है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक, वैसी तरीके से अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य हित में जो है इसको सीमित किया जा सकता है। ठीक है, संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। हालांकि इस तरह के संशोधनों को केशवानंद भारती मामले में स्थापित मूल संरचना के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तीसरा कथन, जैसे कि इसमें क्या था, अनुच्छेद उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया अनुच्छेद 31 को। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था, लेकिन इससे मूल संरचना का उल्लंघन कुछ नहीं होता है। तो मौलिक अधिकार का मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध लागू करने योग्य होता है, जैसे कि अनुच्छेद 12 में कहा गया है ये। ठीक है, हालांकि कुछ अधिकार जो है, जैसे अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 है। मान लीजिए कोई किसी को कह रहा है कि ये अस्पृश्य, हम उसको टच नहीं करेंगे, तो ये उनके अधिकार का हनन हो रहा है, बी व्यक्ति के अधिकार का। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में उसको अधिकार दिया गया है। जैसे किसी से जबरन श्रम लेना, अनुच्छेद 23 में ये रोका गया है। ठीक है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू किए जा सकते हैं। चलिए 14वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों पर विवेचना कीजिए। कह रहा है कानून के समक्ष समता का अधिकार, तो ये ठीक है, तो ये कानून के समक्ष समता का अधिकार ये है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
ठीक है। तो ये सब भी मूल अधिकार है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में से कौन से नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। तो दोनों के लिए उपलब्ध कौन कौन से हैं? तो दोनों को धर्म का अधिकार मिल सकता है, ठीक है, दोनों को धर्म का अधिकार मिल जाएगा, दोनों को अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है, दोनों को एक कानून के समक्ष दोनों समान हो गए, ठीक है, मतलब एक भारतीय नागरिक और एक गैर भारतीय नागरिक, ठीक है, जो विदेशी आते हैं उसको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उसको भारत में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अधिकार जो है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा बी 1, 3 और 4। अब देखिए क्या क्या अधिकार मिल सकता है, क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत राज्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है सभी व्यक्तियों को लेगा, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, ठीक है, कानून के समक्ष क्या है? समान होंगे वो। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता प्रदान किया है, लेकिन ये अधिकार सक्रिय लोकतंत्र भागीदार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिकता की क्या है? सीमित है, नहीं तो कोई भी विदेशी आके कुछ भी बोलने लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं किया गया। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ये सभी के लिए है। कोई अपराध के लिए दोष सिद्धि करना चाहता है तो उसके संबंध में अपने खिलाफ कोई नहीं बयान देगा, ये सभी के लिए है। अनुच्छेद 20 में सभी व्यक्तियों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हुए पूर्वव्यापी कानूनों, दोहरे खतरे या आत्मदोषारोपण के विरुद्ध, आत्मदोषारोपण मतलब खुद को ही कटघरा में नहीं खड़ा करना है, खुद पर कोई दोष नहीं लगाना है, तो ये अधिकार जो है सबको देता है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था चौथा नंबर में, तो अनुच्छेद 25 के तहत सभी के लिए व्यक्तियों के लिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है, लेकिन सार्वजनिक तो सभी के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जरा कौन कौन सा अधिकार किसको मिला है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स नॉट अवेलेबल टू एलाइज, मतलब जिसके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 सभी के लिए नहीं है, ये भारतीय नागरिक के लिए केवल है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यदि किसी पर विभेद किया जा रहा है, उसके लिंग भेद, रिलीजन, नस्ल, इन सब चीज़ों पर, तो आर्टिकल 15 के तहत आप क्या कर सकते हैं? रोक लगा सकते हैं, लेकिन केवल भारतीय, सभी नहीं, ठीक है। आर्टिकल 16 इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा कि राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है आपको रोजगार मांगने के लिए, ठीक है, सरकार से रोजगार मांगने का आपको अधिकार मिलता है आर्टिकल 16 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 भारतीय नागरिक को मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 और 30 यानी कि अनुच्छेद 29 और 30, इसमें कह रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वो आपको मिलते हैं किसके तहत? तो आप सरकार से सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार मांग सकते हैं अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा, ठीक है। अब वो राइट जो सब कोई मांग सकता है, ये राइट केवल भारतीय मांग सकते हैं, ठीक है, ये चारों, और वो राइट जो सभी मांग सकते हैं वो है आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत जो है वो सभी मांग सकते हैं, यानी कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 20 में कहा गया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि आत्मदोषी का केस से संरक्षण का जो है अधिकार जो है वो सभी को मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 में कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जीवन का अधिकार और गरिमा का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, तो जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार निहित है, तो वो अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 21 के तहत सभी मांग सकता है, जीने का हक सभी को दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यदि आपको अधिकार क्या बोलते हैं उसको, यदि आपको पहले से अरेस्ट किया जाता है किसी और क्राइम के बाद में न होने के लिए, तो उसमें भी आपको अधिकार है कि आप उसमें क्या सकते हैं? अपना संरक्षण मांग सकते हैं, ठीक है।
आर्टिकल 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये डाला गया है बाद में। तो शिक्षा का अधिकार आप मांग सकते हैं, सभी यहाँ शिक्षा का अधिकार मांग सकता है। 23 और 24 अनुच्छेद जो है वह क्या करता है कि मानव व्यापार, फोर्स लेबर, ठीक है, यानी कि बलात् श्रम जो होता है, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना वो, और चाइल्ड लेबर, बाल श्रम जो है, इस पर कोई भी जो है बंद करने का, निषेध करने का वो सरकार से मांग सकती हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक जो है, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सी स्वतंत्रता? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कोई भी मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि कोई भी अधिकार जो है कोई ऐसा देश के वासी नहीं मांग सकता है भारत में आकर के रहने के लिए जो दुश्मन देश का हो। दुश्मन देश कौन होता है? तो युद्ध के समय का जो विपक्ष का देश होता है वो दुश्मन देश होता है, बाकी इसके बाद कोई दुश्मन का देश नहीं होता है। अभी भारत का कोई दुश्मन देश है तो कोई भी शत्रु देश भारत का भी नहीं है, ठीक है। चलिए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। ये जोड़ा गया था कि जो भी गार्जियन है या माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनसे उनका ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर दें, ठीक है। तो 51A क में ये जोड़ा गया था। तो अब पहले कितने थे? पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और एक जोड़ा गया, तो अब कितने हो गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, ठीक है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को, जिसको वो पालक हैं, ठीक है, शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। यह संशोधन अनुच्छेद 21 के तहत किया गया था क्योंकि उसमें क्या दिया गया था? सरकार का मौलिक अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था, तो इसीलिए उसके आधार पर एक कर्तव्य बनाया गया। चल 16वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मूल कर्तव्य कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं और गैर अनुपालन के लिए दंड लगाया जा सकता है। तो ये गलत है। मूल कर्तव्य को जो है वह कानून द्वारा प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, प्रवर्तन नहीं है, यानी कि यह प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। तो ये कथन सही है, दूसरा कथन सही है, ठीक है। USSR से लेकर के उसमें से मौलिक कर्तव्य का जो है वह सीख लेकर के, प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 में, ठीक है। तो उसमें जो है वह मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें से 10 ही जोड़ा गया था, ठीक है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी कि इसमें जो है कानून भी बनाया जाए ताकि मूल कर्तव्य को पालन किया जाए, या मूल कर्तव्य ऐसे बनाया जाए ताकि वो पालन करे, यानी कि उसको प्रवर्तनीय बनाया जाए, परंतु ऐसा नहीं किया गया, केवल जो है 10 मूल कर्तव्य रखा गया, ठीक है। तो भाग 4A में जो है जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी वही चीज़ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें व्याख्या कर दी है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद, ठीक है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की थी। सत्रहवां प्रश्न कह रहा है मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो ये गलत हो जाएगा। अभी ये हमने देखा कि ये USSR के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगा। मूल कर्तव्य के केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों या अनिवासियों पर नहीं। तो ये कथन सही है, केवल भारतीय नागरिकों पर ये लागू होते हैं। तो दूसरा कथन केवल सही है, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन तो पिछले वाले प्रश्न में ही था, तो सेम प्रश्न ही है, लगभग थोड़ा सा चेंज करके ये पूछा गया है, तो सेम टॉपिक पर है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों या अनिवासियों पर लागू नहीं होते हैं, ठीक। चलिए 18वें प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य निहित है। तो 51A में अभी हमने देखा कौन सा मूल कर्तव्य है, तो प्रतिपाल्य को शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के देना चाहिए, ठीक है। वो तो एक था, बाकी 10 में क्या कर रहे हैं? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने के लिए, तो ये कथन सही है।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना चाहिए प्रत्येक नागरिक को, तो ये कथन सही है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना चाहिए, ये क्या है, नागरिक का कर्तव्य नहीं है, ये सरकार का कर्तव्य है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, तो ये कहाँ चला जाएगा, डीपीएसपी में। सरकार को क्या करना चाहिए उसका दिशा निर्देश किस में दिया गया है, डीपीएसपी में, तो ये 3 नहीं होगा। हमारी सामाजिक ठीक है संस्कृति, मतलब जो मिली जुली संस्कृति हमारे वैविधिक संस्कृति है, उसको समृद्ध विरासत का महत्व और संरक्षण करना जो है ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो ये 3 हो जाएंगे। तो 1, 2 और 4 इसके उत्तर हो जाएंगे, 1, 2 और 4 ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ है वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक जो वो डीपीएसपी वाला था उनको देखते हैं कहाँ पे, अनुच्छेद 39 में किया गया है वर्णन कि सरकार जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, इसके तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में दिया गया है ये मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो मिश्रित संस्कृति है कि समृद्धि की विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये 51I में कहा गया है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 17 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह धार्मिक प्रथाओं सहित सभी रूपों में अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 17 के प्रवर्तन के लिए संसद द्वारा सक्षम कानून की आवश्यकता होती है। संविधान में अस्पृश्यता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत है, संविधान में अस्पृश्यता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, इसको कानून बनाकर परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 17 कह रहा है कि परिवर्तन के लिए संसद द्वारा सक्षम कानून की आवश्यकता होती है, तो ये कथन सही है। जो अस्पृश्यता का आर्टिकल अनुच्छेद 17 है उसको परिवर्तन के लिए जो है संसद को संविधान के अनुरूप कानून बनाना पड़ता है। ठीक, पहला कथन कह रहा है कि यह धार्मिक प्रथाओं सहित सभी रूपों में अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो ये भी कथन सही है। तो 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर होना चाहिए, बी उत्तर है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है और किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। ठीक है, मतलब मना करता है। मौलिक अधिकार है, उद्देश्य क्या है, तो जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, तो सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्थलों पर या सभी जातियों के लोगों को धार्मिक स्थलों पर पहुंचने का अधिकार है और ये अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव का असंवैधानिक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 सीधे अस्पृश्यता को समाप्त करता है। इसके परिवर्तन के लिए सक्षम कानून की आवश्यकता होती है और अस्पृश्यता के कृत्यों को दंडित करने के लिए, जैसे कि एक कानून बनाया गया 1955 में, नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम 1955 में बनाया गया है, जो अधिनियमित करता है। ठीक है, इसके कार्यान्वयन हेतु विधिक ढांचा प्रदान करता है कि अगर आप अस्पृश्यता का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, और उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तब दंड दिया जाएगा। तो संविधान में अस्पृश्यता जो है वो स्पष्ट परिभाषित नहीं है। ठीक है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो क्या किया है, इसका अर्थ स्पष्ट किया है, अपनी निर्णयों में स्पष्ट किया है। ठीक है, तो जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार में निहित प्रथाओं के रूप में की गई है इसकी व्याख्या। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निवारक निरोध के हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर हिरासत के हिरासत के आधार के बारे में जानने का आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को यदि पुलिस अरेस्ट करती है कि क्राइम होने से पहले यदि कोई किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रही है कि ताकि आगे क्राइम न हो, तो उस व्यक्ति को क्या ये अधिकार है कि वह 24 घंटे के भीतर अपने गिरफ्तारी का कारण जान सके, तो नहीं है ये अधिकार। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा है कि उनको जल्द से जल्द बताया जाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी वही बात है कि पुलिस पर पूरा का पूरा निर्भर करता है कि कब जो है प्रशासन उसको बताती है कि हमने आपको क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगी। सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बिना किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक निवारक निरोध के तहत हिरासत में नहीं रखा जा सकता, तो ये कथन सही है। सलाहकार बोर्ड क्या होती है, तो देखिए सलाहकार बोर्ड होती है कि जब आप किसी को हिरासत में लेते हैं निवारक निरोध के तहत, तो आपको 3 महीने के भीतर जो है उसको छोड़ देना है, और यदि 3 महीने से ज़्यादा के लिए आप रखना चाहते हैं तो आपको एक हाई कोर्ट के जज, ठीक है, जज के द्वारा या जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है उनके
उतनी योग्यता व्यक्तियों का एक सलाहकार बोर्ड की बनानी पड़ेगी। और सलाहकार बोर्ड यदि कहती है कि इस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक यानी कि अगले 3 महीने के लिए हिरासत में रखना चाहिए तो आप रखिएगा, नहीं तो उसको 3 महीने के भीतर छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बाद जो है आप प्रति 3 वर्ष पे ऐसा कर सकते हैं, 3 वर्ष के द्वारा अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितना अनंत तक नहीं। ठीक है, फिर भी वहाँ पे कोई समय लाइन की व्याख्या नहीं की गई है, समय सीमा की। तीसरा कथन कह रहा है कि निवारक निरोध केवल संसद द्वारा लगाया जा सकता है, राज्य विधानसभा द्वारा नहीं। तो ये गलत कथन है। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभा दोनों द्वारा ये लगाया जा सकता है। तो केवल दो इसका उत्तर होगा, बी ही इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो बी ही इसका उत्तर है, बाकी जो हमने आपको बताया है वही है। तो अनुच्छेद 22 के तहत जो है व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में निवारक हिरासत की भी अनुमति देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पुलिस आपको मनमाने तरीके से उठा के लेके जा सकते हैं गिरफ्तार करके, और आपको बताया भी नहीं जाएगा कि आप क्या कौन सा अपराध किए हैं। ठीक है, तो 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सूचित करने की आवश्यकता होती है अनुच्छेद 22 के तहत, लेकिन यदि निवारक निरोध तत्काल प्रकटीकरण के बिना भी अनुमति देता है। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ कहा गया है कि जल्द से जल्द उसको सूचित किया जाएगा, समय सीमा की भी चर्चा नहीं की गई। ठीक है, बाकी का प्रावधान वही है। तो 3 महीने के भीतर जो है 3 महीने से अधिक समय तक निवारक निरोध के तहत हिरासत में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों। ठीक है, या न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्तियों से मिलकर बना सलाहकार बोर्ड आगे की हिरासत को मंजूरी न दे। ठीक है, यह अनिश्चितकालीन हिरासत के खिलाफ सुरक्षा के कार्य में करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 बनाया गया है, जिसके तहत कानून और अधिनियम जैसे कि राज्य स्तरीय कानून मौजूद हैं और संसद स्तरीय भी कानून मौजूद हैं। ठीक है, तो दोनों कानून इसमें बनाया जा सकता है, राज्य स्तरीय भी और संसद स्तरीय भी। तो तीसरा कथन गलत हो गया था। चलिए 21वें प्रश्न में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 23 में कह रहा है कि राज्य और निजी संस्थाओं दोनों द्वारा शोषण से व्यक्तियों की रक्षा करता है। ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 24 जो है वो परिसंकटमय उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए के नियोजन पर प्रतिषेध करता है, लेकिन यह हानि रहित पारिवारिक व्यवसायों में ऐसे नियोजन की अनुमति देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि भाई जो उद्योग में जिस उद्योग में खतरा है, ठीक है, उस उद्योग में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं करेंगे। लेकिन यदि कोई हानि रहित उद्योग है और पारिवारिक उद्योग है तो आप परिवार के नाते आप बच्चों को ले जा सकते हैं, बच्चों को काम कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर दोनों क्या है, सही है। ठीक है, ये सेम था, अनुच्छेद उठा करके दे दिया था वैसा प्रश्न, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो आप ये व्याख्या देख सकते हैं, पढ़ लीजिए पॉज करके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, लाइक करते रहिए वीडियो को कभी कभार। ठीक है ना, लाइक करिएगा तभी ना मेरा भी मोटिवेशन होगा। चलिए 22वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से गारंटीकृत करता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को गारंटीकृत करता है अनुच्छेद 30 के तहत कह रहा है कौन सा अधिकार। जैसे शैक्षिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, तो ये बिल्कुल सही है। शैक्षिक संस्थान जो है वो आप स्थापना कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उनका प्रशासन का अधिकार भी अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है अनुच्छेद 30 के तहत। पूजा स्थल स्थापित करने के लिए सरकारी अनुमोदन लेने की अधिकार, तो ये गलत है, ये धार्मिक तथ्य हो जाती है। तो ये अनुच्छेद कहाँ से 25 से 28 में इसकी व्याख्या है, 9 की अनुच्छेद 30 में व्याख्या है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, शैक्षिक संस्थानों में पाठ्यक्रम को नियंत्रित करने वाले कानूनों से प्रतिरक्षा, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सरकार का शैक्षिक संस्थानों में कानूनों से प्रतिरक्षा का अधिकार है, कानून बना हुआ है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम को नियंत्रित करेगा सरकार, उससे आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, आप पढ़ाइए, आपका सिलेबस बनेगा, लेकिन वो सरकार के नियंत्रण में रहेगा। तो ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल एक जो है इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि स्पष्ट रूप से सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। यह राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना उसकी भाषा, धर्म और संस्कृति को संरक्षित तथा प्रचारित करने में उसकी क्षमता सुनिश्चित करता है। ठीक है,
पूजा स्थलों को स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत शामिल नहीं है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि सभी व्यक्तियों और समुदायों पर लागू होता है, न कि सिर्फ अल्पसंख्यक पर, ठीक है, इसीलिए वो गलत हो गया। जबकि अनुच्छेद 30 जो है वह प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करता है। अल्पसंख्यक संस्थान शिक्षा से संबंधित सामान्य कानूनों जैसे कि पाठ्यक्रम और शैक्षिक मानकों के अधीन। TMI फाउंडेशन केस 2002 में ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए तीसरे कथन गलत हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी रीट किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जारी की जाती है। तो देखिए ये जो रिट है, अब देखते हैं उत्प्रेषण रिट क्या होता है, ठीक है, प्रतिषेध है और बंदी प्रत्यक्षीकरण और परम आदेश है, ठीक है। उत्प्रेषण रिट है कि यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए इस तरह के रिट जारी की जाती है, तो उसको कहते हैं उत्प्रेषण रिट कहते हैं। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि किसी को निवारक निरोध में अरेस्ट किया गया है या फिर किसी भी तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, निवारक निरोध को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ताकि ये पता चल सके कि भाई जो अरेस्ट हुआ है उनका स्थिति क्या है, ठीक है। तो नागरिक सुरक्षा के मद्देनज़र जो है उसको 24 घंटा से पहले जो है वो क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष करना चाहिए। इस तरह का रिट जो है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट हुआ, ठीक है। प्रतिषेध रिट, परमादेश देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी संस्था यदि अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही है, ठीक है, यानी कि वो किस आदेश से कार्य कर रही है ये यदि उसे पता नहीं है, तो यहाँ पे परम आदेश का उल्लेख कर सकता है कि आप जो है किस अधिकार से वह कार्य कर रहे हैं जिस कार्य के आप योग्य नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसा परम आदेश जारी कर सकता है। तो इस तरह का रिट होता है ये। प्रतिषेध का रिट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को जारी कर सकता है कि भाई आपका जो दिया हुआ क्या है फैसला है या कानून है वो क्या है, कानून सम्मत नहीं है, ठीक है, क्षेत्र से बाहर जाकर के आपने ये काम किया है, तो उसको रोकने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए वह जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रतिषेध रिट होता है, ठीक। एक बार हम लोग देखते हैं कि प्रतिषेध रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के अपने न्याय क्षेत्र से न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, ठीक है। यह एक निवारक रिट है, मतलब कि आप गलत चीज़ दिए हैं तो उसको रोका जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नकारात्मक, ठीक है। इसका उपयोग अवैध कार्यों को रोकने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई न्यायाधिकरण किसी ऐसे मामले को लेता है जो उसके सुनने के लिए कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कार्रवाई को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकती है, ठीक है। उत्प्रेषण क्या होता है? तो अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित गैर कानूनी आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, या निषेध के विपरीत जो निवारक है, ठीक है, तो ये मना नहीं करेगा, ये क्या करेगा, उसका निवारक करेगा, ठीक है। तो उत्प्रेषण क्या है, सुधारात्मक है, निषेध हो गया नकारात्मक और ये हो गया सुधारात्मक, ठीक है। तो एक आदेश पारित करने के बाद इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में न लिया जाए इसका देखरेख करता है, ठीक है। परम आदेश क्या होता है? परम आदेश होता है कि न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकारी को कोई कर्तव्य निभाने के लिए जारी किया गया निर्देश होता है, ठीक है, जिसे निभाने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य हैं। उदाहरणतः किसी न्यायपालिका या अधिकार प्राधिकरण को किसी इलाके में जल आपूर्ति करने का निर्देश देना, ठीक है। अधिकार परीक्षा, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर दावे के जांच के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो हम मुझसे थोड़ा सा ऊपर मिस्टेक हो गई है एक इसमें उत्प्रेषण में, तो उत्प्रेषण का ये जो डेफिनेशन है सही है, जो मैंने ओरली बोला था उसमें शायद आगे पीछे हो गई है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अधिकार परीक्षा होता है कि यदि आप क्या करते हैं किसी मतलब आप अपने कार्यालय में जो क्या करते हैं, जो दावा दिया आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप करने के योग्य नहीं हैं,
ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह का जो रिट होता है उसको अधिकार परीक्षा रिट कहते हैं। ठीक है, चलिए 24वें प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 34 संसद को मार्शल लॉ लागू होने के दौरान किए गए कार्यों के लिए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ण करने की अनुमति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ यदि लागू हुआ है और उसमें किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह का क्षति हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुच्छेद 34 के तहत जो है संसद कानून बना सकती है या अनुमति दे सकती है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। अनुच्छेद 34 जो है के तहत मार्शल लॉ कानून होने से इसके लागू होने की अवधि के लिए सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्शल लॉ लगने से सभी मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, कुछ अधिकार रहते हैं। मार्शल लॉ केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही घोषित किया जा सकता है, तो ये भी कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक, जैसे कि कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो गया तो वहाँ भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है आपातकालीन। मार्शल लॉ का मतलब हो गया कि आप सैन्य कार्रवाई के द्वारा शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, बस। ठीक है, तो अनुच्छेद 34 जो है संसद को मार्शल लॉ लागू होने के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सशस्त्र बलों के सदस्यों सहित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति को देने का अधिकार देता है। ठीक है, मार्शल लॉ से तात्पर्य क्या है कि नागरिक शासन के लिए सैन्य प्राधिकार के अस्थायी प्रतिस्थापन से है। ठीक है, जो सामान्यतः अत्यधिक अशांति, विद्रोह या युद्ध जैसी स्थितियों के समय होता है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि संसद को मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए मूल अधिकारों के उल्लंघन सहित अन्य जो व्यक्ति को क्षतिपूर्ति हुआ है उस पर कानून बनाने का अधिकार है और वो दे सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे जीवन का अधिकार है तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है मार्शल लॉ के दौरान भी। ठीक है, अन्य अधिकार की तरह ये क्या रहते, संरक्षित रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो मार्शल लॉ जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर निर्भर नहीं है। ठीक है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो वहाँ मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। उसके दौरान भी जो आंतरिक अशांति या विद्रोह के दौरान भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए, अब यहाँ पॉलिटिक खत्म होती है और आती है अब प्रश्न किसका, तो करंट अफेयर्स का 6 प्रश्न। तो 25वां प्रश्न है, एरियन श्रृंखला के रॉकेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NASA, नासा की बात कर रहा है ये, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है। कोरिया स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सब भी नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। देखिए, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है एक रॉकेट बनाया है जिसको कहा गया है एरियन रॉकेट। ठीक है, उसको कौन सा रॉकेट कहते हैं, एरियन रॉकेट कहते हैं। ये क्या करता है, तो यूरोपीय नागरिक प्रक्षेपण वाहनों की एक श्रृंखला है। इसमें जो एरियन 5 आया है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका एरियन प्रक्षेपण स्थल जो है कहाँ पे है, तो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर में फ्रेंच गुयाना के कैरू में जो है स्थित है। फ्रेंच गुयाना के कौरू में स्थित है। ठीक है, यह यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला एरियन 5 से क्या है, नवीनतम रॉकेट है। यह कहाँ जा सकता है, तो LEO में भी स्थापित कर सकता है और गहन जो है डीप स्पेस में भी जा सकता है, मिशन लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो एरियन रॉकेट किसने बनाया है, ESA ने बनाया है, मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 26वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, ये कथन तो सही है, UN की भी एजेंसी है IMO अपने उपलब्ध प्रवर्तनों के माध्यम से अपने सम्मेलनों को लागू करता है, उपलब्ध तंत्रों के माध्यम से। तो IMO के पास कोई भी तंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो वह अपने सम्मेलन में कुछ भी लागू नहीं करवा सकता है। ठीक है, केवल वह वैचारिक बॉडी है। यह कानूनी मामलों में शामिल हुए बिना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाए, चूंकि इसके पास कोई तंत्र ही नहीं है तो वो किस तरीके से मॉनिटर करेगा किसी चीज़ को। ठीक है, चलिए अब चलते, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक केवल सही है तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है IMO, ठीक है, इंटरनेशनल मेरीटाइम, ठीक है, मेरिडियन क्या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेरीन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र UN की जो है यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, इसलिए कथन एक सही था।
आईएमओ अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आईएमओ जो है नीतियों को लागू करने के लिए कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है आईएमओ के पास, ठीक है। आईएमओ सम्मेलनों का प्रवर्तन सदस्य दलों की सरकारों पर निर्भर करता है। जो आईएमओ के सदस्य हैं उन्हीं सरकारों पर निर्भर करता है कि वो लागू करें, ठीक है। यह दायित्व और क्षतिपूर्ति संबंधी मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा को सुविधाजनक बनाने सहित कानूनी मामलों में भी शामिल है, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं बना सकता है। चलिए 27वां प्रश्न कह रहा है कि कृषि वानिकी, कंटूर बंडिंग, फसल विविधीकरण और मिश्रित फसल उपर्युक्त कृषि पद्धतियों में से कौन सी जलवायु अनुकूल कृषि CRA का हिस्सा है? तो देखिए CRA का हिस्सा सारे के सारे हैं। कृषि वानिकी मतलब हो गया फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ऐसा कृषि कीजिए जिससे वनों में उत्पत्ति होता है, ठीक है, तो वनों में वृद्धि होता है, तो ये भी जो है क्या पर्यावरण अनुकूल है। कंटूर बंडिंग से क्या होता है कि भूतल में जो है वो पानी का लेवल बढ़ता है तालाब बनाने से, ठीक है, उसी को कहते हैं कंटूर बंडिंग। तो ये जो है क्या होता है भूजल में वृद्धि होते हैं और मिट्टी का कटाव भी रुकता है। फसल विविधीकरण, तो बहुत से तरह के फसल बनाने से कीट पतंग ये सभी क्या होते हैं कम लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट फसलों में मिश्रित फसल में, ठीक है, तो ये सहयोगी होते हैं चारों के चारों, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो जलवायु अनुकूल कृषि के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण है जो जलवायु परिवर्तनशीलता के बावजूद दीर्घकालिक उच्च उत्पादकता और कृषि आय प्राप्त करने के लिए फसल एवं पशुधन उत्पादन में क्या करता है प्राकृतिक संसाधनों का अस्थायी उपयोग करता है। अब जैसे देखिए कृषि वानिकी, तो इसमें फसलों के साथ साथ वृक्षों की भी शामिल किया जाता है। मृदा एवं जल संरक्षण, तो कंटूर बंडिंग, ठीक है। कृषि तालाब बता ही दिए। चिक डैम जैसी तकनीक जो है मृदा में क्या करता है नमी बनाए रखता है, मृदा अपरदन को कम करता है और भूजल को भी पुनर्भरण करता है, ठीक है। फसल विविधीकरण, इससे कीटों, बीमारियों या प्रतिकूल मौसम के कारण जो है फसल की विफलता का जोखिम कम हो जाता है। मिश्रित फसल, इससे क्या होती है उत्पादकता बढ़ती है और किसानों को खाद्य सुरक्षा भी मिलती है। 28वां कह रहा है जगन्नाथ मंदिर पुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो यह कथन सही है, ठीक है। यह कलिंग वास्तुकला का एक उदाहरण है जिसमें विशिष्ट वक्रतापूर्ण मीनारे और जटिल नक्काशी है, तो यह भी कथन क्या है सही है। कह रहा है इसके ब्लैक पैगाडो नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है, इसको व्हाइट पैगाडो का नाम से जाना जाता है, ठीक है, व्हाइट पैगाडो के नाम से जाना जाता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं बताने को, इसको व्हाइट पैगाडो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बाकी तो सेम ही है। चलिए 29वां प्रश्न कहता है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है ये आज का। कह रहा है कि वन हेल्थ पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव और पशु दोनों के प्राथमिक रोगों के विरुद्ध एक एकीकृत रोग नियंत्रण दृष्टिकोण है, तो यह कथन सही है। कह रहे यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास की UNDP की एक कार्य करते हैं। WHO तो है लेकिन UNDP नहीं है, ठीक है। WHO UNEP, ठीक है, FAO और WOAH, ठीक है। तो ये विश्व जो है ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, ठीक है, संगठन, ठीक है। ये हो गया क्या फार्मर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि एवं किसान एवं कृषि संगठन, ठीक है। ये होगा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये हो गया WHO, ठीक है। तो इनके तहत ये बनाया गया है, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोग्राम नहीं है, इकोनो, ठीक है। UNEP ही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, पर्यावरणीय कार्यक्रम। तो इनके द्वारा ये चारों को मिलकर चारों को बोला जाता है OIE, ठीक है, या IOE ऐसे करके कुछ बोला जा रहा है। तो ये संगठन है, इनके द्वारा बनाया गया है, ठीक। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, केवल A इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 30वें प्रश्न पे चलते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है, 30वां कहता है IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मध्यस्थ को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पूरी तत्परता बरतनी चाहिए, तो ये कथन सही है। मध्यस्थ को प्रसारण आरंभ करना चाहिए, प्रसारण के से प्राप्तकर्ता का चयन करना चाहिए या प्रसारण में निहित जानकारी को संशोधित करना चाहिए, ठीक है। तो ये कथन क्या है गलत है, ऐसा कुछ IT अधिनियम 2000 की धारा 79 में नहीं दी गई है। क्या दी गई है
तो उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन समय पूरी तत्परता से करना चाहिए। ठीक है, इसे प्रसारण आरंभ नहीं करना चाहिए, प्रसारण के से प्राप्तकर्ता का चयन नहीं करना चाहिए, प्रसारण में निहित जानकारी को संशोधित नहीं करना चाहिए, जो जानकारी है जैसा है वैसा ही करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई टेलीकास्ट हो रहा है तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं, जो जानकारी है उसको एज इट इज़ हमको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, न ही आरंभ में इसे प्रसारण आरंभ नहीं करना चाहिए, मध्यस्थता जो है केवल प्रसारण आरंभ नहीं कर सकता है। ठीक है, यह सरकार के निर्देशों के मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अदालती आदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक जो है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो के लिए टॉपिक आपका जो है पॉलिटी में हो जाएगा, क्या क्या अब कर्तव्य तक हो गया है तो चलेंगे डीपीएसपी, और वहाँ से लेकर के हम लोग चलेंगे डीपीएसपी और आगे का देख लीजिएगा 2-3 टॉपिक। ठीक है, इसके बाद जो है हिस्ट्री में चलेंगे हम लोग आज़ादी तक। ठीक है, 1947 का अधिनियम तक, वहाँ तक देख लेना है। ठीक, चलिए नमस्कार। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में और लाइक करिए। ठीक है।